हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में इकोनॉमिक्स में लास्ट हमने सेंट्रल बैंक के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसीज क्या है और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उसके बारे में हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। In economic, the theory monetary is the policy which regulates the demand of money and supply of money in the economy. It is essential to regulate this imbalance between demand for the money and supply for the money can result in inflation or deflation. अब यहाँ पे क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि जो हमारी मनी की डिमांड है और उसमें हम जो सप्लाई होता है गवर्नमेंट बैंक की तरफ से, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आता है उसे हम रेगुलेट करें। और नॉर्मली रेगुलेट करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे मनी की डिमांड और उसकी सप्लाई में इनबैलेंस आ जाता है और एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या तो प्राइस जो है गुड्स की बढ़ जाती है या तो फिर कम हो जाती है। कैन इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी एंड डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। एज अ रिजल्ट अगर मनी की डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस नहीं होता है तो हमारी इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है उसमें इम्पैक्ट आता है और एज वेल एज हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बैलेंस नहीं रह पाता। Hence, the monetary policy is also known as the one of the stabilization policies. In the earlier time, the purpose of monetary policy in India was more to regulate the volume of money, value of money, and the nature of money. यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि हम फाइनेंस के रिलेटेड उसकी वैल्यूज़ के रिलेटेड जो भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए कि जिसके कारण फाइनेंस मनी को हम कंट्रोल कर सकें, उनके वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकें और उसकी वैल्यू को हम बढ़ा सकें। इन द प्रेजेंट टाइम द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ यूज्ड फॉर द क्रेडिट क्रिएशन। अब यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या होता है कि हम लोन लेने के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट देने के लिए ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी का रूल जो यूज़ है वो किया जाता है। अब फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक थियोरी मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट द conclusive steps undertaken by the monetary authorities which brings about the changes in stock of money, source and generation of money and cost of money। कि यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसीज़ का मीनिंग क्या है कि एक कॉन्सेप्ट, एक स्टेप लेना कि जिसके कारण अगर मनी में चेंजेस आते हैं तो वो किस तरह से चेंज आएंगे, वो फाइनेंस को कलेक्ट करने के सोर्सेज क्या हैं और उस सोर्सेज को उस फाइनेंस को कलेक्ट करने के लिए सपोज़ कि मेरी जो यहाँ पे हम कोई भी गुड्स परचेस करते तो उसको मनी को कितना हमें मनी देना है और उस मनी को जनरेट करने के कितने कॉस्ट मतलब कि कितनी मेहनत लगती है, ये सारी चीज़ों के स्टेप्स लेना, दैट इज कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी। द पॉलिसी विच इंटरेस्ट वेरियस टूल्स ऑफ रेगुलेटिंग सप्लाई ऑफ मनी इन हैंड्स ऑफ द अपेक्स बैंक विद द पर्पस ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसी। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ अलग अलग टूल्स को सप्लाई, जो हम मनी जिस तरह से सप्लाई करते हैं उस सप्लाई के ऊपर कंट्रोल लाना। सपोज़ कि हम लोन प्रोवाइड करते हैं, डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं या विड्रॉ करते हैं कि अलग अलग टूल्स के जिसके थ्रू हमें फाइनेंस मिलता है या मनी हमारे पास आता है लोकल जन पीपल्स के पास, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट करना, उनके ऊपर रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और वो पॉलिसीज़ की जो पूरी हैंड ओवर है वो किसके पास होता है, अपेक्स बैंक मतलब कि आरबीआई के पास होता है, तो दैट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। इन सिंपल टर्म द पॉलिसी अंडरटेकन बाय द अपेक्स बैंक फॉर रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन ऑर्डर टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कीपिंग इन टू कंसिडरेशन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग क्या होगा कि आरबीआई मतलब कि अपेक्स बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं फॉर दैट कि जो हमारा मनी का सप्लाई है उसके स्टेबल रहने के लिए, कि हम बहुत ही ज़्यादा लोगों को लोन न दे दें या बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज न किया जाए, तो ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल लाने के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है विद द इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है उसकी प्रोसेस के लिए और लोगों की भलाई के लिए, कि जो लोगों की अच्छे के लिए जो हम पॉलिसीज़ बनाई जाती है अपेक्स बैंक द्वारा मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है दैट इज़ कॉल्ड अ मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो ये हमने देखा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज़ यहाँ पे होती है कि जो हमारे लोकल पीपल्स के लिए भलाई के लिए होती है, तो वो ये सारी चीज़ें देखें। अब इंस्ट्रूमेंट्स की किस तरह से लोग जो है हम मॉनेटरी पॉलिसीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स की किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे।
पे नॉर्मली दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव मेजर्स. अब क्वांटिटेटिव मेजर्स दैट मीन्स कि जो एंटायर इकोनॉमिक्स में जनरल सेंस में सब लोगों के साथ कनेक्टेड हो, या जो पूरी जितनी भी हमारे सेक्टर्स है वो सारे सेक्टर्स पे इम्पेक्ट डाल सके, दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटिटेटिव मेजर्स. अब उसमें नॉर्मली क्या होता है, बैंक रेट से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन है, CRR है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्वांटिटेटिव मेजर्स है. तो अब हम ये सारे जो मेजर्स है उससे हम डिटेल में स्टडीज़ करते हैं. तो फर्स्ट है बैंक रेट. व्हेन द कॉमर्शियल बैंक हैव शॉर्टेज ऑफ फंड, they borrow from the RBI. The rate which RBI lends to the commercial bank for the long term is called a bank rate. मतलब कि अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंक को फाइनेंस की जो शॉर्टेज हो जाती है, तो एट दैट टाइम वो RBI के पास से पैसे लोन पे लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म पे लिए बोरो करते हैं. तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे RBI जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बैंक रेट. इफ़ द बैंक रेट इज इंक्रीज, द कॉमर्शियल बैंक will borrow less and it is expensive to borrow. When they borrow lesser amount at a higher rate, they give a lesser amount to loan and at higher rate to the general people. And when the people get fair loan, their demand for certain goods and service fails. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो है वो जितनी ज़्यादा, अगर बैंक रेट जो है हमारा अगर बढ़ता है, RBI अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाती है, तो क्या होता है कि बैंक जो है वो लोन कम लेती है. अगर बैंक लोन कम लेगी तो उसे हायर इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और एज अ रिज़ल्ट वो जनरल पीपल्स को जो है वो लोन कम देगी. और लोन अगर कम देगी जनरल पीपल्स को, तो जो लोगों की जो गुड्स की डिमांड है, वो डिमांड जो है वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, कि वो अपनी डिमांड जो है वो कम कर देंगे. और एज अ रिज़ल्ट मनी का जो क्रिएशन है, कि जो उसका सप्लाई है वो कम हो जाएगा, गुड्स की सप्लाई कम हो जाएगी, सर्कुलेशन जो है मनी का वो कम हो जाएगा. एंड इकोनॉमिक्स जो है वो बैंक रेट के कारण जो है वो इन्फ्लेशन में कंट्रोल हमारा आ जाएगा. When the supply of money is higher than the demand of money, there is a inflation, and hence the reducing the money supply, here is a reducing inflation. And if the supply of money is lower than the demand, for there is a depression. मतलब कि यहाँ पे अगर हमारा जो मनी का सप्लाई है वो उसकी डिमांड से ज़्यादा है, मतलब कि लोगों के पास मनी ज़्यादा होता है, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फ्लेशन. और अगर उनके पास सब मनी कम है, उनकी डिमांड से ज़्यादा कम है, दैट इज़ कॉल्ड द डिप्रेशन. The policy of keeping the bank rate very low is called a cheap money policy, and the policy for keeping the bank rate is very high, that is called a dear money policy. यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो सेंटेंस है वो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो पॉलिसीज जो है वो लोअर रेट में बैंक रेट प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ चीप रेट, और जो बैंक रेट हाई होता है दैट इज़ कॉल्ड अ डियर मनी पॉलिसी. तो यहाँ पे हमें आपको स्क्रीन पे ईयर्स एंड बैंक रेट दिखाई दे रहे हो कि 1953 में 3.5%, 1981 में 10% था, फिर 1991 में 12% हुआ, और 2016 में 7% जो है वो बैंक रेट हो गया. RBI has stopped using bank rate as an instrument to regulate money supply since last few years, as it's using repo rate, reverse repo rate instead. Bank rate has a rate for long term, and hence it cannot be changed in the very short period, while the repo rate and reverse repo rate can be alternate in a very short period also. Thus they can help to regulate money supply for the short time. अब यहाँ पे बैंक रेट के कारण क्या हो जाता था कि वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता था, इसलिए हम उससे स्टॉप नहीं कर पाते थे. बट अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट है, उसे हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम में हम कभी भी चेंजेस ला सकते हैं. तो ये बैंक रेट की एक लिमिटेशन थी कि वो लॉन्ग टाइम के लिए ही होता है, शॉर्ट टाइम के लिए वो नहीं होता है. उसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. व्हेन द कॉमर्शियल बैंक नीड्स फंड्स फॉर ए very short period, for example 1 day, 7 days, 15 days, etc., they sell some securities which are held by them to RBI with a repurchase agreement at a particular rate, that is called a repo rate. अंडरलाइन कर लीजिएगा इस स्टेटमेंट को कि जब गवर्नमेंट जो है जब कॉमर्शियल बैंक को फंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट पीरियड के लिए, जो भी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए, तो वो क्या करती है, RBI के पास जो भी सिक्योरिटीज़
पड़ी है उस सिक्योरिटीज़ को वो सेल कर देती है फॉर द एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेस, दैट इज़ कॉल्ड अ रेपो रेट, कि वो शॉर्ट टाइम के लिए परचेस करते हैं. द वर्ड रेपो इज़ यूज फॉर द रीपर्चेस रेट. अब यहाँ पे रेपो का मीनिंग क्या होगा? रीपर्चेस रेट, दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट. बैंक्स sell government securities to RBI in order to raise money for the very short time with the condition of repurchase at the some discount. Such a discounting rate is repurchase or repo rate. कि यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक क्या करती है? वो गवर्नमेंट को सिक्योरिटी सेल कर देती है फॉर द शॉर्ट पीरियड, और जो परचेस करने के टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड द रेपो रेट. द इन्फ्लेशन. In the event of inflation, central bank increase repo rate as an act of disincentive for the banks to borrow loan from the central bank. Subsequently, they lend the general public at a higher rate, and ultimately people borrows less, and money supply and जो इन्फ्लेशन आर अरेस्टेड. यहाँ पे जो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है जो गवर्नमेंट है? वो रेपो रेट बढ़ा देती है, क्योंकि अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग कम जो है वो अमाउंट लेंगे और लोन पे लेंगे, और एज अ रिज़ल्ट जो इन्फ्लेशन है और जो मनी का सप्लाई है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो लोन को और इन्फ्लेशन को यहाँ पे कंट्रोल करती है. रिवर्स रेपो रेट मीन्स the agreed upon rate at which the RBI repurchases its securities from the central commercial bank, and in the event when the RBI has to borrow short term fund from the commercial bank by parking its security with the commercial bank. यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि जब RBI अग्री हो जाती है कि जो सिक्योरिटीज़ को बैंक ने सेल कर दिया वो सिक्योरिटीज़ को रीपर्चेस करने के लिए, और RBI जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स जो है जब बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से उस सिक्योरिटीज़ को पार्क करने के लिए, मतलब कि उस सिक्योरिटीज़ को लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स रेपो रेट. इवन द RBI सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हेल्ड बाय इट कॉमर्शियल बैंक अंडर द कंडीशन ऑफ रीपर्चेसिंग दोस एट अ डिस्काउंट रेट अपॉन एट द एंड ऑफ द शॉर्ट पीरियड. अब यहाँ पे क्या करती है? RBI जो है वो सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है फॉर द purchase of repurchase of the securities. An increase in reverse repo rate means that the commercial bank will get more incentive to park their funds with the RBI by lending more to RBI, thereby decreasing their lending to general public and ultimately reducing the supply of money in the market and vice versa. अब यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट जब इंक्रीज होता है दैट मीन्स कि जो बैंक्स है उनको चांस मिल जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सिक्योरिटीज जो है वो RBI के पास स्टोर कर सकते हैं, और एज अ रिज़ल्ट वो जनरल पीपल्स को लोन देना कम कर देती है, और अगर लोन देना कम करेंगे दैट मीन्स कि मनी का सप्लाई है वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको टेबल दिखाई दे रहा है, उसमें जनवरी 2006 में रेपो रेट है 6.5 एंड रिवर्स रेपो रेट है 5.5. मार्च 2010 में है रेपो रेट 5 एंड रिवर्स रेपो रेट इज 3.5. अप्रैल में है रेपो रेट 6.5 एंड रिवर्स रेपो रेट है 6. तो इस तरह से बैंक रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करती है. उसके बाद थर्ड मेजर है स्टेबलाइजेशन अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन. देयर इज अ स्पेशल विंडो फॉर बैंक टू बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट अप्रूवमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन एन सिक्योर इमरजेंसी लाइक एन एक्यूट कैश शॉर्टेज. कि अब ऐसा हो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन, एक विंडो जो हम बोलते हैं कि छोटी विंडो हम बोलते हैं वेंटिलेटर की तरह की एक रखी गई है कि अगर बैंक को ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तब वो बैंक से जो RBI से वो लोन ले सकती है शॉर्टेज के तहत. दिस रेट इज़ हायर देन रेपो रेट in 2006. This rate is 7%. This is called a marginal standing facilities. कि यहाँ पे नॉर्मली ये रेपो रेट से ज़्यादा रेट का इंटरेस्ट होता है क्योंकि RBI जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इन द इमरजेंसी सिचुएशन के. जब भी इमरजेंसी होती है तब RBI फाइनेंस प्रोवाइड करती है, और इन 2006 में ये जो रेट था वो 7% था, और इसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज़, दैट इज़ अ स्टेबलाइजेशन अंडर द इमरजेंसी सिचुएशन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है CRR, मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो. अंडर द RBI एक्ट 1934 ऑल कॉमर्शियल बैंक हैव टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद द RBI. कि यहाँ पे 1934 जो RBI एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हर बैंक को कुछ मिनिमम अमाउंट जो है वो RBI के पास एज अ रिजर्व के रूप में रखना ज़रूरी है. इनिशियली CRR वॉज डिसाइडेड टू बी अ 5% ऑफ डिमांड्स डिपॉजिट एंड 2% ऑफ टाइम डिपॉजिट. इट वॉज वेरिएबल एज पर द टाइम रिक्वायरमेंट फेल्ड बाय द RBI.
Since 1962, CRR will be between 3% to 15% of the total deposit of individuals bank. अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कैश डिपॉजिट्स तो है उसके 5% एंड टाइम डिपॉजिट मतलब कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसके 3% रिजर्व जो है वो बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो ये टाइम टू टाइम चेंजेस होता रहता है। 1962 से अब तक वो जो CRR है वो हमारा 3% से लेकर 15% तक जो है वो स्टेबल रहा है। CRR fulfill the needs of comfortable amount of cash reserve with the banking system. In case many customers started withdrawing their deposit and bank have to provide cash against their deposits. कि यहाँ पे needs तो एक CRR के कारण क्या होता है कि अगर कहीं पे भी ज़रूरत होती है बैंक में पैसों की तो वो इजीली फुलफिल हो सकते हैं, और अगर कस्टमर्स जो है वो विड्रॉ करना स्टार्ट करे तो बैंक जो है वो विड्रॉ के अगेंस्ट उन्हें कैश भी इजीली प्रोवाइड कर सकती है। Besides this is also used as an instrument or to control inflation. When CRR is high, commercial bank has lesser deposit money to create credit. Thus, they give a fewer loan to the people. Hence, money supply and inflation calculated. CRR reduced in the time of deflation and depression. अब यहाँ पे क्या होता है कि CRR के कारण कि अगर CRR ज़्यादा हो जाए मतलब कि रिजर्व ज़्यादा रखना पड़े तो जो बैंक्स हैं वो लोकल पीपल्स को लोन कम देती है एंड एज अ रिजल्ट जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से CRR भी इन्फ्लेशन कम करने में बैंक्स को यूज़फुल होती है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट मेजरमेंट है सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो SLR। अपार्ट फ्रॉम द in addition to CRR, under the banking regulation 1949, all banks have to maintain equal to not less than 25% of their total deposit in the form of cash, gold and unencumbered approved securities। कि यहाँ पे CRR के अलावा भी एक रूल है कि जहाँ पे मिनिमम 25% से टोटल डिपॉजिट के 25% जो है वो बैंक को कैश, गोल्ड एंड इक्विपमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में मेंटेन रखना ज़रूरी है। CLR diversed banks funds from the loan and advances to approved government securities and to help meet government expenditure, and on the other hand it reduces the capacity to bank create loan and raise money supply by credit creation. As a lower SLR increase the capacity of banks to create loan and raise money supply by credit creation. If SLR higher the people gets lesser credit and vice versa। अब यहाँ पे SLR के कारण क्या होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेस करने में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से लोन लेने में ये सारी चीज़ों में और गवर्नमेंट को एक्सपेंस पेमेंट करने में हेल्पफुल होती है। और एज अ रिज़ल्ट जितना SLR हायर होता है वो लोगों को फाइनेंस जो है वो उतना कम मिलता है, और वो जो लोन है कम मिलते तो इन्फ्लेशन भी हमारा कम हो जाता है, और जितना SLR कम होता है उतना ही ज़्यादा लोगों को फाइनेंस ज़्यादा मिलता है। तो ये SLR का एक बेनिफिट ये कि हम इन्फ्लेशन को भी कम कर सकते हैं। बाद हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू सेल और परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स बाय द आरबीआई ना ओपन मार्केट। आरबीआई को एक रिफर मिलता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड को वो ओपनली परचेस कर सके। व्हेन द आरबीआई परचेसेस गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम द मार्केट द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी राइज। The supply of money in the economy falls when the RBI sells such a bonds in the open market. Such operations are undertaken to regulate inflation and depression. अब obviously अगर RBI जो है वो गवर्नमेंट के पास से अगर पैसे बॉन्ड्स परचेस करते तो गवर्नमेंट के पास फंड आता है, एंड एज अ रिजल्ट वो फंड को जो है वो लोगों के वेलफेयर में यूज़ किया जाता है। और अगर RBI सेल करती तो फंड क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है कि वो लोगों में यूज़ नहीं हो पाता। इस तरह से वो ये सारी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है। दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट यूज्ड इन इंडिया प्रायर टू 1991, बट ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1991 के बाद स्टॉप हो गया था। Seventh is sterilization of RBI accounts against the shocks arise from the excessive increase or decrease the amount of foreign exchange। कि यहाँ पे अगर कुछ RBI के अकाउंट्स हैं उसे हम स्टेरिलाइज करते हैं, मीन्स कि उसे हम ओपन कर देते हैं या उसको हम डाइवर्सिफाइड कर देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्यों करते हैं कि अगर फॉरेन एक्सचेंज में कहीं पे भी चेंजेस आते हैं तब उसके उस अकाउंट को हम ओपन कर देते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटीज उसे हम सेल करते हैं। व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया ओइंग टू ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट द आरबीआई इंडल्ज इन द ओपन मार्केट सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पे
यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत ही ज़्यादा आ जाए ड्यू टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ट्रेड के कारण, तो यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देती है जितना उनके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। इस तरह देयर इज अ डन टू कीप बैलेंस द अनचेंज ओइंग टू एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज, दस दिस स्टेरिलाइजेशन इज अ बैलेंस शीट अगेंस्ट द external shocks. It buy government bonds if there is a excessive outflow of the foreign exchange। कि यहाँ पे अगर फॉरेन एक्सचेंज के अगर हमारे पास बहुत ही कम आउटफ्लो होता है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज कर लेते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तब। तो ये थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स कि हम किस तरह से आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को जो है वो कंट्रोल करती है। अब मॉनिटरी पॉलिसीज़ के जो क्वालिटेटिव मेजर्स जो हैं वो क्या है वो हम देखते हैं। बिसाइड्स द जनरल मेजर्स एंड डिफरेंट फ्रॉम जनरल मेजर्स, आरबीआई यूजेस सम सर्टेन सिलेक्टिव मेजर्स टू डायरेक्ट क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन सेक्टर्स और सेक्शंस ऑफ इकोनॉमी। अब यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जहाँ पे आरबीआई जो है वो कंट्रोल वो डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है। दिस मेजर्स हैव यूनिक इम्पैक्ट ऑन सम सेक्टर्स एंड आर नॉट मीन टू इम्पैक्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स सिमिलरली। अब यहाँ पे इस मेजर से क्या होता है कि सिलेक्टिव जो भी हमारे मेजर्स है उसे ही हम इम्पैक्ट डालते हैं। फर्स्ट इज सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, बैंक मस्ट इंश्योर दैट द पब्लिक रिटर्न द लोन गिवन टू देम, हिंस दे lend money against some security deposit from the borrower. In case the borrower is not able to repay the loan, the bank use the security to recover its due. For example, a bank can take jewelry, deposit, car, house, land, etc. as a security. अब यहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि बैंक ऑब्वियसली अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक क्या करते हैं, हमारे पास से कुछ सिक्योरिटी लेते हैं एज अ मॉर्गेज। और अगर कोई पर्सन जो है वो लोन को अगर जो लोन है उसे करने के लिए जो है वो एबल नहीं होता तो वो क्या करती है, वो बैंक्स ने जो भी डिपॉजिट्स एज ए सिक्योरिटी लिए वो अपने पास रख देती है। Security specifications are different from the different segment of the population so that all the section of the population can have opportunity to obtain bank credit and all the sectors including agriculture sector develop well। अब यहाँ पे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग एरिया के वाइज क्रेडिट ऑप्टेंस अलग होती है सेक्टर वाइज। So that hence RBI direct commercial banks regarding the amount of security which they may have asked for case of different types of loan or from different sections of the peoples। अब यहाँ पे RBI क्या करती है, बैंक्स को गाइड करती है कि कब किस तरह से हमें लेना है, कौन सा मॉर्गेज लेना है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेंगे, ये सारी चीज़ें। अ पुअर फार्मर मे बी ग्रांटेड अ लोन विदाउट मच सिक्योरिटीज एंड रिच पर्सनस मे बी रिक्वायर्ड टू कीप मोर एज सिक्योरिटी विद द बैंक फ्रॉम द लोन। अब पुअर पीपल्स को यहाँ पे हम इजीली लोन दे सकते हैं, बट जो रिचेस्ट पीपल्स है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स जो है सिक्योरिटीज जो है वो रखनी पड़ती ताकि वो लोन ले सकें। Second qualitative measure is margin requirement. The RBI also sets margin for granting loans against security. An individual is given only a certain percentage as a loan of total value of assets offered by a security. बैंक आर डायरेक्टेड टू सिलेक्टिवली कीप डिफरेंट मार्जिन और फॉर डिफरेंट पर्पस। अब यहाँ पर बैंक्स जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज में ही टोटल असेट्स की जो वैल्यू होती है उसके सर्टेन परसेंटेज की ही लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। और ये सारे मार्जिन्स जो है, ये सारे परसेंटेज है वो कौन सेट करता है, आरबीआई सेट करती है। और आरबीआई जो है वो बैंक को डायरेक्ट करती है कि आपको इतने परसेंटेज लोन ही देनी है। फिर थर्ड इज सेलिंग ऑन क्रेडिट। आरबीआई ऑल्सो प्रिस्क्राइब सेलिंग फॉर क्रेडिट फॉर डिफरेंट पर्पस। यहाँ पे अलग अलग क्रेडिट्स हम लेते हैं, अलग अलग रेफरेंस लिए जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हम किस तरह से जो लोन दे रहे हैं उसके बारे में। फिर fourth is discriminatory interest rate. RBI suggests differential rates of interest for different type of lending. This is called a policy of discriminatory interest rate. For example, a relatively lower rate interest is charges for the needy father what the charges from the rich persons to buy car or हाउस। अब यहाँ पे अलग अलग लोन के मोटिव के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनरी इंटरेस्ट रेट। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो मोटिव है उस टाइप्स ऑफ लेंडिंग के, जिस तरह से हम लोन ले रहे हैं, जो टाइप के हम लोन ले रहे हैं उसके लोन के अकॉर्डिंग जो है वो सारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किए जाते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हमें लोन लेनी है, होम लोन लेनी, तो उसका इंटरेस्ट रेट अलग होता है, कार की लोन लेनी तो उसका अलग होता है, इवन ज्वेलरी परचेस करनी है तो उसके लिए भी जो है वो इंटरेस्ट रेट अलग होता है, और अगर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेनी तो उसका भी अलग होता है। तो दैट इज़ अ डिस्क्रिमिनरी इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे इस तरह से RBI जो है वो क्वालिटेटिव मेजर्स के थ्रू सिक्योरिटीज़ लेती है, मार्जिन सेट करती है, कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं, वो चेक करने जाते हैं, वेरीफाई करते हैं, देन आफ्टर इंटरेस्ट रेट चार्ज करके लोन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब कि फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए किस तरह से जो मेजर्स जो हैं, पॉलिसीज जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है बैंकिंग एंड बैंकिंग पॉलिसीज, जो मॉनेटरी पॉलिसीज है वो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको आपके होम असाइनमेंट में यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।